नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में हूं। आज दिन की शुरुआत मैं अपर लेक विजिट करके कर रहा हूं। इसको भोजताल भी बोलते हैं। मैं रोड किनारे खड़ा हूं और आपको ये बहुत बड़ी लेक दिखा रहा हूं। आप जानते हैं ये लेक कितनी लंबी है? 31 किलोमीटर्स। किसको बोलते हैं? बहुत हो गया ना। और इसकी जो मैक्सिमम चौड़ाई है वो 5 किलोमीटर है। जिस जगह मैं खड़ा हूं, मैं अगर इधर से ही अंदाज़ा लगाऊं तो 1 किलोमीटर से ऊपर तो चौड़ाई यहीं पे होगी। आगे चले जाएंगे तो विड्थ बढ़ती जाएगी। सामने आपको ना एक ब्रिज दिखाई दे रहा है। अगर मैं ब्रिज के ऊपर खड़े होकर इंट्रोडक्शन दे रहा होता तो मैं कुछ ऐसा बोल रहा होता, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भोजताल है, मतलब अपर लेक है, और मेरे राइट हैंड साइड पे लोअर लेक है। तो ये कहना सही होगा कि सामने वाला जो फ्लाईओवर है वो दो लेक के बीच में बना हुआ है। और आप जानते हैं ये जो लेक है किसने बनवाई? राजा भोज ने, जो परमार वंश के प्रसिद्ध शासक थे, बड़े फेमस रूलर थे। उनके बारे में यहाँ डिटेलिंग भी हुई है कि आज की डेट में उनकी लिखी हुई हमें इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ मिल रही हैं, जिनमें से हम भोजपुर जाएंगे। उज्जैन में पहले जा चुका हूँ। उनका किंगडम का विस्तार जहाँ जहाँ हुआ उसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन और उनके जीवन के बारे में मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। आपने एक बड़ी पुरानी एक कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मैंने भी बहुत बार एक कहावत सुनी है, वो इन्हीं राजा भोज के ऊपर है। अब आप शायद और बेटर रिलेट कर सकेंगे। और ये सामने राजा भोज का खूबसूरत स्टैचू आप देख रहे हो। अच्छा लग रहा है ना? सो ब्यूटीफुल। पिछले 10 मिनट से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे हम खड़े हैं ना रोड पे, तो यहाँ पर रोड पे खड़े खड़े मेरे को ऐसा लगा कि कोई पर्सन भोपाल पहली बार आता है तो अचानक इतना मस्त लगता है ना, लेक व्यू साथ में स्टैचू, तो वो लोग गाड़ी यहाँ रोक लेते हैं। गाड़ी रोककर थोड़ा व्यू देखते हैं, एक दो फोटो निकालते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। चलो सही है, बहुत बढ़िया। दिन की शुरुआत हमारी हो गई है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और दिन भर आज हमको घूमना है। समथिंग लाइक अ डे इन भोपाल। अभी हम गौहर महल विजिट करने आए हैं। आपको हो सकता है ये बात ना मालूम हो, भोपाल के अंदर 4 बेगम का रूल रहा है। और मुझे लगता है कि इंडिया में ये अकेला ऐसा एग्जाम्पल होगा जहाँ 4 बेगम ने एक के बाद एक रूल किया। और जो उनमें फर्स्ट बेगम थी ना, उन्होंने अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यहाँ पर महल बनाया था। इसका जो आर्किटेक्चर है वो इंडो इस्लामिक स्टाइल में है। अंदर जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं होती, आप अंदर जाके विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप फेस्टिवल के दौरान आएंगे, जो हमारे देश के बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, उस दौरान ट्राइबल फेस्टिवल लगता है। बेसिकली ट्राइबल्स आते हैं यहाँ पर फेस्टिवल्स के दौरान और अपनी शॉप्स लगाते हैं। तो ये एक समय ऐसा होता है कि आप यहाँ पर आके शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अपर लेक के सामने ये गौहर महल है। चलिए अब यहाँ से हम ना वॉक करते करते एक तरह से ओल्ड हेरिटेज एरिया जो है आगे का वॉकिंग टूर करेंगे। अभी मैं गौहर महल से जस्ट बाहर ही आया हूँ। मेरे राइट हैंड साइड पे ना ये ब्रिज है जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले चर्चा करी थी। हम ब्रिज के उस पार चले जाएंगे तो हम साउथ भोपाल एंटर कर जाएंगे, मतलब न्यू भोपाल एरिया एंटर कर जाएंगे। और हम अगर इस तरफ आ जाएंगे, मतलब वीआईपी रोड है ना सेंटर की, उसके इस तरफ आ जाएंगे तो नॉर्थ भोपाल, मतलब ओल्ड सिटी एरिया। 50 मीटर हम थोड़ा आगे चलकर आए तो हमारे राइट हैंड साइड पे मोती मस्जिद आप देख रहे हैं। मैंने आपको बताया ना भोपाल में 4 बेगम ने राज किया है, तो सेकंड नंबर जो बेगम थी उन्होंने यहाँ पर मोती मस्जिद का निर्माण किया था। और जो फर्स्ट नंबर बेगम थी उन्होंने यहाँ जामा मस्जिद बनवाई थी, जो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है। अब जो मोती मस्जिद है, आप इसका डिज़ाइन आर्किटेक्चर को अगर नोटिस करोगे तो दिल्ली की जामा मस्जिद जैसा ही है। सेकंड नंबर बेगम ने अपने रहने के लिए मोती मस्जिद के बगल में एक महल बनवाया जिसका नाम है शौकत महल। शौकत महल आज की डेट में ना रेनोवेशन चल रही है यहाँ पे, तो आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगी तो टूरिस्ट अंदर जाके विजिट कर सकेंगे। आइए जी, अब यहाँ इसी रोड से हम आगे चलेंगे।
इस समय मैं सदर मंजिल के बाहर खड़ा हूँ। सामने आपको जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, इसमें भी अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो अभी अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। मुझे बताया कि आने वाले टाइम में जब टूरिस्ट अंदर जाएंगे ना तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि अंदर से ये महल खूबसूरत है। वैसे जो तीसरी नंबर की बेगम थी ना, उन्होंने ये जो कंस्ट्रक्शन करी थी ये दरबार हॉल बनाने के लिए करी थी, जिससे वो लोगों से इंटरेक्ट कर सकें। और अभी जैसे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये बगल में जो टिन दिख रहे हैं, इसके पीछे मुझे बताया गया ये ना मोती महल था। मोती महल तो अभी भी है, लेकिन वहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है और यहाँ पर अंदर ना म्यूज़ियम बनाने की प्लानिंग चल रही है। तो आने वाले कुछ महीनों में ये भी तैयार हो जाएगा। आओ जी, पैदल आगे चलेंगे। नज़दीक में ही हम राजू टी स्टॉल पे आ गए। यहाँ पर अभी नाश्ते में काफ़ी कुछ अवेलेबल है, जैसे पकोड़े, जलेबी, मावा जलेबी, चाय, दही भी लोग ले रहे हैं। तो मेरे को लगा कि मावा जलेबी ठीक रहेगी, क्योंकि इसके बाद मैं चाय पीना चाहता हूँ। वैसे इनका दही भी बड़ा गाढ़ा है, मेरा मन हो रहा था दही खा लूँ फिर, लेकिन फिर चाय नहीं जमेगी ना दही के बाद, तो मैंने ये मावा जलेबी ली है। ओह, मान गए। जैसा नाम है वैसा ही काम है। एक जेन्युइन मावे का टेस्ट कैसा होता है ना, वैसा इसमें महसूस हो रहा है खाते सार। मतलब मिठास भी है, और आप ऐसा समझ लो कि नॉर्मल जलेबी जो होती है, जो मैदे से बनती है, वो चीज़ ये नहीं है। इसमें नाना करते भी 80% स्वाद तो मावे का ही है, और थोड़ा बहुत हो सकता है मैदा डाला हो कि मावा बिखरे ना। चीज़ तो पसंद आई है मेरे को, नो डाउट। देखो ऐसा है, चाय को काढ़ काढ़ के ना जैसा स्वाद आता है ना, उस प्रकार से चाय का स्वाद आ रहा है। ये मैं बोल सकता हूँ, इस चाय में जो चीज़ खास है ना, वो दूध है। चलो जी, अब हम चाय फिनिश करके आगे चलेंगे। जहाँ पर हमने चाय पी, वहाँ से हमने लगभग आधा किलोमीटर का सफ़र किया, और इस समय हम इंडिया की लार्जेस्ट मॉस्क विज़िट करने आए हैं। मेरे साथ शैलेंद्र हैं, जो मैं आज के टूर में गाइड कर रहे हैं। दोस्त, आप क्या क्या जानते हो इस मॉस्क के बारे में? सर, सबसे खास बात इस मस्जिद की, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मॉस्क है, जिसका नाम ताजुल मस्जिद दिया गया है। ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद, जिसको हम क्राउन ऑफ द मॉस्क कह सकते हैं, या मस्जिदों का ताज कह सकते हैं हम इसको। और ये शाहजहां बेगम, जो भोपाल के नवाब थे, तीसरे बेगम थे यहाँ के, उन्होंने इसको बनवाना स्टार्ट किया था, और करीब करीब इसको बनाने में 100 साल का समय लगा है। और ये बनना कब स्टार्ट हुआ? 1871 के आसपास इसका काम चालू हुआ था। ये बेगम के समय की हम बात कर रहे हैं। भोपाल में 100 साल तो काफ़ी ज़्यादा हो गया ना। 100 साल का समय लगा, क्योंकि बीच में काम रोका गया। जब बेगम की मृत्यु हो जाने के बाद काम रुक गया था, और फिर बाद में कुछ गैप आ गया था। जी। तो जैसे लार्जेस्ट हो गया एरिया के हिसाब से, तो बिगेस्ट हो गया जामा मस्जिद। बिगेस्ट हम बात करते हैं तो दिल्ली का जामा मस्जिद हम बात करते हैं। तो लेंथ और लॉन्ग हम जो बात करते हैं वो लार्जेस्ट में आ जाता है। जैसे कि हम इसको कह सकते हैं कि लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया वो ताजुल मस्जिद है, इसलिए इसको मस्जिदों का ताज कहा गया है। सो लगभग 86 मीटर की हाइट के मीनार हम कह सकते हैं, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर बने हुए हैं, और इससे ऊपर जाने पर एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है। अलाउ करते हैं ऊपर? कई बार हम अलाउ अभी नहीं होता है, पहले करते थे जी, पहले करते थे, क्योंकि पहले कुछ सिस्टम नहीं हुआ करते थे, माइक सिस्टम नहीं थे। सो प्रेयर अनाउंस करना है तो ऊपर जाया करते थे लोग, और ये डोम से हमको पता चलता है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बना हुआ है। ये आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। मस्जिद के अंदर आए हमें लगभग 20-25 मिनट का टाइम हो गया। हम अभी अंदर की तरफ गए थे, तो मेरे को एक आइडिया लगा कि अंदर के सेक्शन में लगभग 600-700 लोग इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं। बट मेन जगह इनकी ये बाहर है, जो ये कोर्टयार्ड है। जी। जस्ट कोर्टयार्ड के आसपास आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे कमरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और जैसा कि सर ये आपको बताना चाहता हूँ, ये एक स्कूल है, जो कि यहाँ पे इस्लामिक स्कूल की हम बात करें या मदरसा की बात करें, सो यहाँ पे रन किया जाता है। और बच्चे यहाँ पे करीब 300 से 400 की संख्या में हैं, जो कि यहीं पे रुकते हैं। इनके लिए हॉस्टल भी बनाया गया है।
तो अभी हम यहाँ से चलते हैं जी और हम चल रहे हैं लंच करने के लिए। ठीक है। लंच करने के लिए ना अभी हम राजंस पे आ गए हैं। मैं इंस्टाग्राम पे मैसेजेस देख रहा था तो किसी ने बोला एक काम करो, जहाँ पर आप हो ना आप राजंस चले जाओ, वो सही गिरेगा। आइए जी, यहाँ पर चल के लंच करेंगे। यहाँ पर मील में थाली सिस्टम रहता है, तो 240 रुपीज़ इस थाली की कॉस्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है, इधर से देखते हैं। गुलाब जामुन, दही बड़ा, कड़ी, ये है ये दाल, और ये मैं पूछ रहा था इनसे क्या है, तो कह रहे हैं ये है जी है तो तुरई की सब्ज़ी, लेकिन यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? गिलकी बोलते हैं इसको यहाँ पर। ये आलू गोभी है, ये मटर पनीर है, एक मिस्सी रोटी ली और मैंने सादी रोटी ली, तवा चपाती, सैलड के साथ में पापड़, और इस तरफ को भजिया। एक बात है, मिस्सी रोटी का अपना स्वाद है। जैसे जनरली मिस्सी रोटी तो स्वाद होती है, और इन्होंने जो साथ में दाल दी है ना, इसमें जीरा फुल ऑन है। मानना पड़ेगा, वैसे मैं तुरई की सब्ज़ी का बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन करी है। मेन है क्या, वो टमाटर प्याज का जो तड़का लगाया ना, मतलब करी अलग से इस्तेमाल करी है, उसने तुरई के टेस्ट में जान डाल दी है। नाइस। अच्छा देखो, मैं बोल रहा था ना दाल पे इन्होंने बड़े सारा जीरा का तड़का लगाया। अब ये बता रहे हैं कि जैसे आपको ये दाल देंगे ना, यहाँ पे तड़का इनके पास अलग से है। ये देखो कितना सारा जीरा है ना, और ये तड़के का स्वाद बहुत खूब है। हाँ, प्याज वगैरह कुछ नहीं है अंदर, ये सिंपल सा बेसन का पकौड़ा है, छोटे साइज में है। और एक चीज़ और है, कड़ी बनाने में ना इन्होंने मट्ठे का इस्तेमाल किया, उससे टेस्ट में बड़ी ऑथेंटिसिटी आ गई है। सिंपल टेस्ट है, कुछ भी तीखापन अभी तक मैंने खाने में फील नहीं किया। गुड। बहुत खूब। मैं सच बताऊं, भजिया का तो अपने आप ही बड़ा सही स्वाद था। हल्की सी मैंने ये हरी चटनी लगाई है, मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा है शाम को चाय के साथ इस प्रकार की भजिया मिल जाए ना, तो दिन बन जाएगा। तो तो अब ना मैं सारा फूड फिनिश करके ना फिर आपको ज्वाइन करूँगा थोड़ी देर बाद। फिर हम मृगनैनी भी जाना है हमको, और ट्राइबल म्यूजियम भी जाना है। देख लेते हैं सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मतलब जो नज़दीक होगा वहाँ पहले चले जाएंगे। एमपी में ट्रैवल करते समय आप मृगनैनी स्टोर मिस नहीं कर सकते। जब मैं ग्वालियर गया था तब मैंने वहाँ पर मृगनैनी स्टोर विज़िट किया। अपने लिए वहाँ से मैंने एक कुर्ता लिया था जो मेरे पास आज भी है और मेरे को बेहद पसंद है। कंफर्ट और क्वालिटी वाइज नंबर 1। सोचा यहाँ पर भी चलकर मृगनैनी स्टोर विज़िट करते हैं और देखते हैं इनके पास यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। ये सर हैंडलूम की बेडशीट है अपना मध्य प्रदेश हस्तशिल्प का। ये मंदसौर पढ़ाने की इसकी दर है 820 रुपये के लगभग, और इस पर 20% मध्य प्रदेश शासन ने डिस्काउंट भी रखा है। ये सर आपका तारापुर नीमच का है इंडिगो प्रिंट, ये भी पूरा ब्लॉक प्रिंट है। तारापुर कहाँ पर? हाँ, तारापुर नीमच के पास है। तो ये डिज़ाइन मंदसौर, ये डिज़ाइन वहाँ से आता है? नहीं, डिज़ाइन तो ये कलाकार मतलब बनाते हैं ये, और हम लोग भी थोड़ा सा गाइड करते हैं, लेकिन ये है पूरा नादना प्रिंट। 3300 रुपये की है और इस पर 20% डिस्काउंट भी है। ये रेडीमेड में है बाग प्रिंट सर, महिलाओं के लिए,
और ये क्या है, पूरा जरी जरदोजी वर्क है जो नवाबी समय से चला आ रहा वर्क किया। प्राइस कितना लिखा है इसका प्राइस है सर करीब 3630 रुपये के लगभग। इसमें भी 20% डिस्काउंट है। कलरफुल गारंटी रहेगी और इसमें एक्सल भी है, डबल एक्सल भी है, जैसा जो साइज में चाहिए। हाँ जी भैया, ये क्या है? शिफॉन? ये क्रेप में है सर, ये भी क्रेप में है। ये है 14,533 रुपये की रेंज में। इस पर 20% लेस भी है डिस्काउंट। और पूरा वेजिटेबल डाई है, ये पूरे ब्लॉकी प्रिंट है जितना भी है ये। चलो सही है भैया, वेरी गुड। मीन वाली हनी देख लेते हैं, ले लूँ यहाँ से, निकाल लूँ? भैया इसका क्या प्राइस बताया आपने? 174 रुपये सर। 174। कितना ग्राम है? ये 500 ग्राम है सर। 500 ग्राम कर ही लो, मेरे को तो लेना ही है वैसे हनी। वैसे मैं लास्ट टाइम जब नेतरहाट गया था ना, झारखंड, वहाँ जो मैंने अपने लिए हनी लिया था ना, नेक्स्ट लेवल था। घर में कभी मेरा गला ख़राब हो जाए, बेटे का हो जाए खांसी ज़ुकाम, 3 दिन हम एक चम्मच हनी देते थे और चौथे दिन गायब, मतलब खांसी ज़ुकाम गायब। जैसे इस बार हम चंदेरी गए, वहाँ पर हमने साड़ी सूट देखे ना, इस प्रकार से एक जगह है जिसको महेश्वर बोलते हैं ना? हाँ महेश्वर, इंदौर के पास। हाँ, इंदौर के पास है। तो महेश्वर मांडू करके एक ट्रैवल सर्किट बनता है और वहीं से रास्ता ओमकारेश्वर को भी जाता है। ये मेरे को जाना वहाँ पेंडिंग है, मैं देखता हूँ अगले साल फर्स्ट हाफ में प्रोग्राम अगर बना सकूँ तो। ये महेश्वरी प्रिंट है? नहीं प्रिंट नहीं, ये महेश्वरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी है। हाँ, और फिर ये वहाँ वीविंग हुई है अपने महेश्वर में, बुनाई महेश्वर। अच्छा, ये सारी साड़ियाँ महेश्वरी, हाँ, महेश्वर से आ रही हैं? महेश्वर से। तो ये कौन सा सिल्क लगता है इसमें? इसमें सिल्क बाई कॉटन रहता है, ताना बना रहता था, सिल्क कॉटन मिक्स में। हाँ, और ये पूरा जरी वर्क है। इसमें जरी वर्क भी है, रेशम वर्क भी है और बुटी में भी है। चंदेरी में जब साड़ी को मैं हाथ लगाता था तो थोड़ा अलग फील थी, ये फील अलग है? नहीं, वो प्योर चंदेरी रहता है, उसमें कुछ मर्सराइज कॉटन मिक्स भी है। क्या प्राइस रेंज है? ये है आपका 5,500 का है और इसमें 20% डिस्काउंट है सर। और प्योर महेश्वर साड़ी है, पूरी हैंडलूम है ये क्या चीज़ है? ये साड़ी महेश्वर है सर और डबल भट्टी है ये। पहले पूरा बाग प्रिंट साड़ी, डबल भट्टी बोला गया इसको। और ये भी नेशनल अवार्ड है इनको भारत सरकार से। इस्माइल सुलेमान खत्री जी हैं, उनके आजकल विरासत में उनके बेटों को मिली है। क्या बोलते हैं इसको? ये डबल भट्टी प्रिंट बोलते हैं। डबल भट्टी प्रिंट? हाँ। तो ऐसा क्या होता है डबल भट्टी? डबल भट्टी पहले ये कलर करते हैं, क्या कहते हैं, ये मैरून, ये वाला आएगा और ये जरी आ जाएगा। डबल भट्टी बोलते हैं? हाँ, डबल भट्टी। क्या प्राइस है? ये है आपका करीब 7,900 और इसमें भी 20% डिस्काउंट है। तो भैया ओवरऑल कलेक्शन सही है, मैंने काफ़ी कुछ देख लिया, एक आइडिया लग गया। अब एक्चुअली मेरे को खुद के लिए ना हाफ स्लीव्स कुर्ता चाहिए था, बट कोई बात नहीं किसी और समय। तो अब फिलहाल मेरे को हनी का बिल बना दो। जी ठीक है भैया। अच्छा जी, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर। अभी हम लोग ना ट्राइबल म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए आए हैं। बहुत सब्सक्राइबर्स की रिकमेंडेशन थी, जब आप भोपाल जाओगे ना तो ट्राइबल म्यूज़ियम मिस मत करना। गाड़ी हमारी यहाँ पार्किंग में खड़ी हो गई है, सामने से एंट्री है। देखो ट्राइबल म्यूज़ियम एंट्री गेट के ऊपर जो ये पूरा आप देख रहे हो ना, ये हमें नर्मदा जी की यात्रा के बारे में बता रहा है। आइए जी। मध्य प्रदेश में टोटल 7 ट्राइब हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे हैं ना, गोंद, बैगा, भील, कोरकू। ट्राइबल लाइफ कैसी है एमपी की, वो देखने के लिए अंदर हम चल रहे हैं। गोंड आदिवासी लोगों का घर कैसा होता है, ये मॉडल देख के हमें समझ में आ रहा है। ऊपर टाइल्स है और घर के बाहर इस प्रकार से खिड़की रहेगी। घर के जो बाहर का दरवाज़ा है ना, उस पर इस प्रकार की कार्विंग रहती है। अच्छा जी। अंदर आए तो यहाँ पर अपना अनाज रखते होंगे और इस तरफ को एक कॉर्नर में किचन रहेगा और घर के बीच में ना एक आंगन की जगह ज़रूर रहेगी। ये देख के हमको समझ में आ रहा है।
इस समय हम जिस गैलरी में है ना, यहाँ पर हर ट्राइब का घर है, बेसिकली घर का रेप्लिका है। अब जैसे हमारे सामने यहाँ पे हाउस ऑफ बैगा ट्राइब है, तो आप घर के अंदर जाइए, देखिए घर कैसा रहता है। इसी प्रकार से बाकी ट्राइब के घर कैसे हैं वो दिखाए हैं। ये गोंड राजाओं का किला है ना, तो उसका ये रेप्लिका है जो सामने आप देख रहे हो। अभी हम एक डिफरेंट गैलरी में आ गए हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियाँ हैं, मैं ट्राइबल्स की बात कर रहा हूँ, उनके जो विश्वास हैं उनको इन्होंने पीछे पेंटिंग के माध्यम से भी बताया और साथ साथ इस प्रकार के आर्ट के माध्यम से भी बताया। जैसे बांस को ना पूजा जाता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब जैसे बांस की बात हो रही है, तो बांस को इस्तेमाल करते हुए घरों में किस प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले पे रखी हुई हैं। इस तरफ को हम आते हैं तो हम ये देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जब लड़की का विवाह होता है तो पिता अपनी बेटी को ना कंगन देता है। तो कंगन के बारे में इन्होंने इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है कि वो उसकी रस्म क्या है। और इन्होंने सिर्फ कंगन नहीं दिखाया, उसके बाहर प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करके बताया कि उसके जीवन में शादी के बाद क्या क्या घटने वाला है। भील जाति में एक राजा रहे हैं, नंदुल राजा। सामने जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये उनके जीवन के बारे में बता रहे हैं कि जब उनकी डेथ हुई, एक्चुअली में बड़े उपद्रवी राजा हुआ करते थे वो, तो जब उनकी डेथ हुई तो उनके सिर से ना 3 धाराएं निकली। तो जो मृत्यु के 3 अलग अलग टाइप्स को दर्शाती है कि 3, जैसे किसी की बाल मृत्यु हुई, किसी की सामान्य मृत्यु हुई, किसी की अकाल मृत्यु हुई, तो वो हमको यहाँ पर देख के समझ में आ रहा है। आप ये जो पिलर्स देख रहे हो ना, इसको पीढ़ी खूंट बोलते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है सामने, पीढ़ी जैसे जनरेशन, खूंट मतलब इस प्रकार से पिलर लगा देना। जब भील जाति में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो वो गांव के बाहर इस तरह का खूंट लगा देते हैं। तो समझ लो कि यादगार में कि उनका एंसेस्टर यहाँ रहा करते थे, जिस एंसेस्टर की डेथ हुई उसके नाम से खूंट लगा देते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें देखो, ये मेरे लिए ना काफ़ी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एमपी में मैं डीप इंटीरियर्स में कभी नहीं गया। तो आने वाले समय में कभी मौका लगेगा तो मैं जाऊंगा और ट्राइब्स को जाके मिलूंगा और उनके घर में कोशिश करूंगा उनसे फिजिकली बात कर सकूं। मेरे को आज ये बात याद आ गई, जब मैं गारो हिल्स गया था, ये थोड़ी पुरानी बात हो गई है, मेघालय में लगभग 4 साल हो गए हैं। वहाँ मैं एक ट्राइब को मिला था, उनके वहाँ पर भी ऐसा था, वो नेचर को वर्शिप करते हैं। उनके घर के बाहर भी मैंने इस प्रकार का कॉन्सेप्ट देखा, जैसे पीढ़ी खूंट है ना, इस प्रकार से। ये गैलरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारे को ये समझ में आ रहा है कि आज से 60, 70 या 100 साल पहले ट्राइब्स किस प्रकार की गेम्स खेला करते थे। अब उनके अंदर भी गेम्स धीरे धीरे कम हो रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कुश्ती बहुत कॉमन हुआ करती थी, ये तो शहरों में भी कॉमन होती थी आज से 40 साल पहले। अब कुश्ती धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस तरफ आप इसको देख रहे हैं ना, गेड़ी छत्तीसगढ़ साइड बहुत चलती है, स्पेशली बारिश के दिनों में ऐसा खेल खेला जाता है। स्टिक्स होती हैं, ऊपर पाँव रखते हैं, उस पर चलते हैं। इस तरफ को देखो जी, गिल्ली डंडा। आज जैसे मेरी एज 49 है, जब मैं 10-12 साल उम्र का होता था तो उस समय मैं देखता था कि शहर में भी खेला जाता था और गांव में तो गिल्ली डंडा आज भी खेला जाता है। इस तरफ को रस्सा कस्सी होता है ना, जिसको इंग्लिश में हम टग ऑफ वॉर बोलते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग है। तो ट्राइब्स में इसको पोशंबा बोलते हैं। तो एक बार के लिए आप उसको रस्सा कस्सी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आके ना एक बार के लिए मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की स्पोर्ट्स हमने भी अपने बचपन में खेली हैं। हाँ, ये है कि इनका पैटर्न अलग है, इनकी वेशभूषा अलग है, और हम लोग शहर के हैं तो थोड़ा डिफरेंट ड्रेस पहनते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता था। और आज की डेट में कोई स्कूल के अंदर बच्चों में कोई स्पोर्ट्स डे होता है या कुछ एक्टिविटी हो रही है तो इस तरह की गेम्स होती हैं। अदरवाइज मैंने रूटीन पार्क के अंदर या गार्डन्स में बच्चों को ऐसा खेलते हुए ज़्यादा नहीं देखा। मैं पिछले 10 साल या पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ। चलिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और आपको कुछ देर में ज्वाइन करते हैं। ट्राइबल म्यूजियम का विजिट बहुत शानदार रहा, हाईली इम्प्रेस्ड।
भोपाल में ना बोट क्लब एक बड़ा फेमस पॉइंट है जहाँ पर टूरिस्ट घूम फिर के आ ही जाते हैं, स्पेशली शाम के समय यहाँ पर बोटिंग करते हैं। अब देखो जी, इस जगह चहल पहल की लेवल क्या है, ट्रैफिक भी स्लो हो जाता है ना, क्योंकि लोग उतर रहे हैं गाड़ियों से और इस तरफ को बोटिंग हो रही है, वो सामने देखो लोग जा रहे हैं ना। तो मैंने भी पता लगाया, कह रहे हैं कि 200 रुपये लगता है 4 लोग का, आधे घंटे का पैडल बोट हायर पे ले सकते हो या रोइंग बोट भी ले सकते हो, उस प्रकार से। सामने थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे। सामने लोग देखो बोटिंग कितना एंजॉय कर रहे हैं ना। कुछ लोगों ने पैडल बोट लिया है, कुछ लोगों ने रो बोट लिया और बड़े बड़े ग्रुप्स में आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। वैसे जो ये अपर लेक है ना, इसको देख के तो मज़ा आ गया। मैंने मॉर्निंग में ही कहा था ना कि अच्छा लग रहा है, और अब थोड़ी सी हम डिफरेंट डायरेक्शन पे आके देख रहे हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, अगर आप सामने की तरफ देखो तो वो दूर ट्रैफिक चल रहा है। अगर डिस्टेंस के वाइज से बात करूँगा तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा, 3-3.5 किलोमीटर दूर होगा वो ट्रैफिक। इस तरफ लोग जेटी पॉइंट पे इंतज़ार कर रहे हैं उनका टर्न आने का। और शाम की यहाँ चहल पहल देख के इतना तो समझ में आ गया कि ये भोपाल का वन ऑफ द टॉप साइट सीइंग पॉइंट्स है। सामने सन की तरफ देखो, गोल्डन कितना मस्त लग रहा है ना। नीचे की तरफ थोड़े काले बादल है और सन की जो परछाई पानी पे पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गोल्डन कलर रॉड है। वो कितनी लंबी रॉड लग रही है ना, ऐसा फील हो रहा है। रियली रियली ब्यूटीफुल, हाईली इंप्रेसिव। अच्छा हो गया हम सनसेट से पहले बोट क्लब साइड आ गए और यहाँ खड़े होकर सनसेट देख रहे हैं। वैसे यहाँ से ऊपर ना विंड एंड वेव्स होटल है, वहाँ जाके अगर सनसेट देखेंगे तो हाइट से दिखाई देगा, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ से सनसेट देखने से ये हो रहा है कि आप लेक को सामने देख रहे हो और एक अच्छा फोटोग्राफी पॉइंट भी है। स्पेशली आप शाम के समय आए हो, चहल पहल भी है, तो खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा आज का दिन एंड करने से पहले ना भोपाल का रेलवे स्टेशन विजिट कर लेते हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन का नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हो सकता है आप रानी कमलापति के बारे में ज़्यादा ना जानते हो, मैं आपको कुछ हेड्स अप इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। लास्ट गोंड क्वीन का नाम था रानी कमलापति। कुछ समय पहले हमने गोंड ट्राइब के बारे में जाना था ना। मध्य प्रदेश को पहले लैंड ऑफ गोंडवाना भी कहा जाता था। ऐसा कहते हैं हिस्टोरियंस कि रानी कमलापति के दोस्त मोहम्मद खां के साथ भाई बहन जैसा रिलेशनशिप था। तो दोस्त मोहम्मद खां को रानी राखी भी बांधा करती थी। लेकिन समय बदला और कुछ हमारे इतिहास में ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से रानी और दोस्त मोहम्मद खां के रिलेशन के बीच में कुछ टकराव आ गया और दोस्त मोहम्मद खां ने रानी के बेटे को छल से मार दिया। और रानी को जब इस बात की खबर लगी तो रानी ने जल में समाधि ले ली। तो ये रेलवे स्टेशन रानी कमलापति के नाम से है, उनको ही समर्पित है। अंदर चल के हम रेलवे स्टेशन विजिट करेंगे और देखेंगे क्या खास चीज़ है इस रेलवे स्टेशन की जो हमें यहाँ पर खींच के लाई है। मैं आपको बता रहा था ना, ये प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। 2021 में यहाँ पर बंसल ग्रुप ने रेलवे स्टेशन को रेनोवेट किया। रेलवे स्टेशन तो पहले भी यहीं पे था और यहाँ ये आप कह सकते हो कि रेलवे स्टेशन की मेंटेनेंस बंसल ग्रुप करता है, जो मध्य प्रदेश का ही ग्रुप है। वैसे वो लोग हॉस्पिटल में ऑपरेट करते हैं, सरिया, न्यूज़, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे ऐसे काम है जिसके अंदर बंसल ग्रुप इन्वॉल्व है। अभी यहाँ पर आके ना मैंने सबसे पहले डॉर्मेट्री फैसिलिटी देखी है। तो बेड्स लगे हुए थे, तो इस समय तो 3-4 लोग ही थे अंदर, तो हमने एक वीडियो छोटा सा बना लिया आपको दिखाने के लिए। तो टाइम के हिसाब से चार्जेस यहाँ जैसे सामने लिखे हुए हैं 350 रुपये, 500 रुपये और 24 घंटे के 800 रुपये। मैन एसी डॉर्मेट्री अलग है और विमेन एसी डॉर्मेट्री अलग है। तो मैंने स्टाफ को बोला कि मेरे को आप एक रूम भी दिखा दो। तो रूम तो इन्होंने अभी दिखाया, लेकिन वो ना किसी गेस्ट ने चेकआउट किया है, तो वो मैंने फिर शूट नहीं किया क्योंकि चेकआउट किया तो बड़ा सब कुछ सेट नहीं हुआ था, ऐसे ही पड़ा था। तो मैं लेकिन रूम देख आया हूँ। तो रूम स्पेशियस है और ओवरऑल मेरे को अच्छी फैसिलिटी लगी।
तो बाहर कुछ फोटोग्राफ्स हैं, उसको देख के आप अंदाज़ा लगा लोगे रूम कैसा दिखता है। रूम के चार्जेस भी यहाँ सामने लिखे हैं, 800 रुपये 12 घंटे के और 1500 रुपये 24 घंटे का। आमतौर पे रेलवे स्टेशन में क्या होता है कि जो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं और जो उतर रहे होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना कि आप यहाँ से जाओगे ऊपर और जो ट्रेन पकड़ने आ रहे हैं वो भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर इन्होंने डिज़ाइन इस हिसाब से किया था कि जो लोग ट्रेन से उतरेंगे वो सबवे से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन क्या हो गया ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोगों को सबवे वाला कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया पैसेंजर्स को, तो उन्होंने क्या किया कि उसी रास्ते से बाहर जाते हैं। तो वो चॉइस ऑफ सबवे इज ऑल्सो देयर। अब किसी को नहीं यूज़ करना तो वो लिफ्ट पकड़े ऊपर जाए और कॉन्कोर्स जो हमने दिखाया ना वहाँ से बाहर जा सकता है। एडवांटेज ये है कि कॉन्कोर्स काफ़ी बड़ा बना हुआ है तो आपको भीड़ इतनी ज़्यादा इकट्ठी नहीं होगी, तो वो कंफर्ट फैक्टर है। बाकी ये प्लेटफॉर्म भी आपने देखा, ये मेरे को डिज़ाइन भी अच्छा लगा। और यहाँ पर ना ई कार्ड चलती है, जैसे ये भैया सामने चला रहे हैं, 20 रुपये लेते हैं एक आदमी का। तो जैसे आप बाहर आए आपको ई कार्ट में बैठ के आपके ट्रेन पकड़नी है तो आपको ट्रेन पकड़नी है तो 20 रुपये एक आदमी का लेंगे और आपको आपके कोच के बाहर लाके खड़ा कर देंगे। तो इस प्रकार की ई कार्ट फैसिलिटी मैंने किसी रेलवे स्टेशन पे नहीं देखी है। आमतौर पे एयरपोर्ट्स में तो बहुत कॉमन होती है, तो ये चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो ओवरऑल रेलवे स्टेशन ये वाला देखना मेरे लिए एक बड़ा नया एक्सपीरियंस है और मैं ये कह सकता हूँ अच्छा लगा। और मैंने ऐसा सुना है आने वाले टाइम में ना इंडिया में बहुत सारे रेलवे स्टेशंस को इस प्रकार से रीडेवलप किया जा रहा है, जिससे कि प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप से स्टेशंस में एक जो ट्रैवलर्स उनको एक नया एक्सपीरियंस दिया जा सके, राइट। एक चीज़ और बता देता हूँ जाने से पहले, यहाँ पर जो स्क्रीन सामने आप देख रहे हो, आमतौर पे क्या होता है एक डिस्प्ले लगी होती है जिसमें कोच का नाम आ जाता है, B1 B2 इस प्रकार से, तो आप सीधे जाके B1 के आगे खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर वो चीज़ तो आती नीचे ना आपकी पोजीशन आ जाती है। जितना मेरे को यहाँ पे आके समझ आया मैंने आपके साथ शेयर किया। कल हमको भीमबेटका होते हुए पचमढ़ी जाना है, तो बस ये आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि मैं टाइम पे निकल जाऊँ, क्योंकि कल लेट हो जाऊँगा तो फिर कल रात को दोबारा लेट पहुँचूँगा। बस ये सिस्टम हमारा चलता रहता है, कोई बात नहीं। फ़िलहाल बाय बाय कर देते हैं और जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।